दिन था 10 नवंबर 2025। शाम को ठीक 6:45 पर दिल्ली में लाल किले के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट से Hyundai i20 गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले से यू टर्न लेकर सीधा सामने वाले रास्ते पर आती है। 6:52 पर यह गाड़ी धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर रुकती है। ये रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के बहुत ही नज़दीक पर थी। कुछ ही सेकंड के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि साइड में 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। पास में लगी स्ट्रीट लाइट भी टूट जाती है और मेट्रो के एंट्री गेट में लगा शीशा भी टूट जाता है। कई गाड़ियों के तो शीशे भी टूट जाते हैं जो दूर खड़ी थी, और पास वाली गाड़ियों के तो मलबे 150 मीटर दूर जाकर गिरते हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस है कि 2 लोग अलग अलग फ्रेमिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियो मौजूद हैं। एक वीडियो जो अभी आपने देखा और ये दूसरा वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी बड़ी थी। कैमरे में जो कुछ दिख रहा था वो सब हिल गया, और इतना बड़ा पेड़ जो कि खड़ा है वो भी हिल गया। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने कभी पहले नहीं सुनी। भयंकर धमाका, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि इस धमाके की आवाज कहीं दूर 2.5 किलोमीटर तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस पर कॉल आती है और आग पर काबू करने के लिए वो लोग 7 फायर ट्रक्स भेज देते हैं। एक आई विटनेस का कहना है कि लगभग 7 बजे थे और पुलिस वहां पर आ गई थी, और 7:15 पर एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां पर विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं। कई लोगों को तो एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले रिक्शा में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन लोगों को लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की तो पहले से ही मौत हो जाती है। अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 13 लोगों की मौत हो जाती है। धमाके के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद NIA और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी यहां पर पहुंच जाती है। ये सारी एजेंसी एक साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऑफिशियली तरीके से उनकी या सरकार की तरफ से कोई जाहिर नहीं हुआ कि धमाका कैसे हुआ और किसने किया। घटना में मारे गए लोगों में से 6 लोगों की पहचान हुई है। एक है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास को मिलने आए थे। इसके अलावा अब्रोहा में रहने वाले अशोक, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम जो पंकज सैनी कैब ड्राइवर थे, और एक दिनेश करके जो चांदनी चौक में साड़ी बेचने वाली दुकान पर काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम्स नोमान जो कॉस्मेटिक स्टोर पर काम करते थे, और दूसरे हैं जुम्मन मोहम्मद जो ई-रिक्शा चलाते थे और अपनी फैमिली के एक लौते कमाने वाले व्यक्ति थे। रात को 10 बजे के आसपास अमित शाह इन घायलों को मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर उसके बाद वहां पर भी जाते हैं जहां धमाका हुआ था, और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू। अब इन सोर्सेस के हवाले से इंडिया मीडिया में कई खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी पता ही है। अब जो भी चीजें मैं आगे बताने जा रहा हूँ, अब इनका ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिनों में ये खबरें गलत साबित हो जाए। टाइप्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि इस Hyundai i20 कार का नंबर प्लेट था HR26CE 7674। द हिंदू सोर्सेस का बताना था कि इस गाड़ी का ओनर था मोहम्मद सलमान, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था।
पुलिस ने जब डिटेल में जांच की तो पता चला कि सलमान ने दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद ये गाड़ी किसी और के पास गई। कुछ अखबारों के माने पुलवामा में रहने वाला तारिक के नाम भी आए हैं। आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद मुंबई और इसके साथ देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि ऑफिशियल कहीं जाहिर नहीं हुआ कि ये आतंकी हमला था या कोई और वजह थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती है कि सरकार इसे एक आतंकी हमला ही मानकर चल रही थी। पहला, दिल्ली की पुलिस ने UAPA के तहत FIR दर्ज कर दी, जिसका इस्तेमाल आतंकी मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया। पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को NIA के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। इस पूरी घटना को फरीदाबाद में हुई घटना से लेकर लिंक किया जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप ये है कि पाकिस्तान से जुड़े जैश-ई-मोहम्मद और अंसार गजवात हिंद AGH के लिए काम कर रहे थे। असल में श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश-ई-मोहम्मद के सपोर्ट में कई सारे पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ पर पता चलता है कि ये अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने वहां जाकर चेक किया तो उनके लॉकर में एक AK-47 गन मिली। फिर आदिल के जरिए पुलवामा में रहने वाले मुजम्मद अहमद गनीन तक पुलिस पहुंची, जो अभी तक फरीदाबाद की AL फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजम्मा को डिटेल कर दिया गया था और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद में छापा मारा गया था, जहां पर उसने किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर में देखा जाए तो 360 किलो एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। बाद में और रेड करने पर 3000 किलो से भी ज़्यादा बताया जाता है, जिसमें एमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पुलिस ने इस जगह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरीज, वायर, वॉकी टॉकी, केमिकल्स, टाइमर्स एंड मेटल शीट्स जैसे चीज़ें भी इकट्ठा की है। यही मौके पर रिकवर्ड चाइनीज पिस्तौल, क्रिंगटन राइफल और AK-56 राइफल भी मिली है। ये सब देखकर ये बात साफ थी कि यहाँ पर बड़ी साजिश रची जा रही थी। इनके गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के धमाके के पहले पुलिस ने ये भी कहा था कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद में आतंकवादी अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो आतंकवाद हुआ, इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने टॉप पुलिस सोर्सेस जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और फरीदाबाद में जो लोग अरेस्ट हुए वो सीधा कनेक्टेड है। हालांकि इसी बात को भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर शामिल थे, जिसमें एक लखनऊ की महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन एक डॉक्टर उमर नाबी जो अपने दोस्तों की गिरफ्तारी पर गायब हो चुका है और इसी उमर नबी पर धमाका करने का शक है, क्योंकि ये वही पुलवामा के गांव कोइल का रहने वाला है जहां से मुजम्मिल आता था और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजम्मिल के गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसको तलाश कर रही थी। उमर नबी को दिल्ली धमाके के जोड़ने वाला एक और प्रूफ ये हुंडई i20 गाड़ी को बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा बताया जा रहा है कि आखिरी बार ये गाड़ी उमर के पास थी
और धमाके से पहले उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था। द प्रिंट के जरिए पता चलता है कि इन साथियों के गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और उसने ये जल्दबाजी में धमाका कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेज से पता चलता है कि ये जो ब्लास्ट किया गया वो पैनिक ऑफ डिस्परेशन में किया गया है। ये जो बॉम्ब था जो एकदम लूजली था और इसे पूरी तरह से असेंबल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहा। उनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव ऐसे ही है जिससे फरीदा रेड्स में मिले थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे गए लोगों में उमान शामिल है या नहीं, इसीलिए उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया हुआ है। ये एक बेहद ही खतरनाक और दिल दहलाने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है, हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना और ऐसे समय में ज़रूरी होता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। 3 चीज़ों से दूरी बनाए रखें। पहला, वो टीवी चैनल्स जो इस इंसिडेंट्स को बहुत ही खतरनाक और गंभीरता से बताएंगे टीआरपी के लिए। दूसरा, वो सोशल मीडिया जो नफरतखोर होंगे, जो इसको ट्रोल करेंगे समाज में नफरत फैलाने के लिए। इन लोगों को पहचानना इतना आसान नहीं है जो फिल्मी मीडिया का यूज करते हैं। वो ऐसे आतंकवादियों का हमला करते हैं जैसे अपने अंदर भरी नफरत को बाहर निकालते हैं और समाज में यही नफरत फैलाने के लिए। और तीसरा, बनी बनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं मैंने कि अगले सुबह बिहार का इलेक्शन होना था और रात को धमाका हुआ। इसके बीच दोनों में कोई तो कनेक्शन है। मैं मानता हूँ कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि इन पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह से सबूत के बिना किसी पर आरोप लगाना बहुत ही गलत है। चीज़ों को हमेशा क्रिटिकल नज़र से देखिए, बेबुनियादी कन्फ्यूजन थियरीज मत फैलाइए। लेकिन इसके अलावा सवाल भी पूछना उतना ही ज़रूरी है। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, खास तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोलिंग सिस्टम उनके हाथ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी उनके हाथ में है। तो सवाल सीधा अमित शाह पर भी उठता है। सवाल तो ये उठता है कि 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए फरीदाबाद में। ये वही सवाल है जो 6 साल पहले उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 300 किलो एक्सप्लोजिव कैसे आ गया देश में। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी और सालों का टाइम ना लेना पड़े जनता को इस सवाल का जवाब लेने में। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।